पिछली कक्षा में हमने विभाज्य ऊतक और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम अस्थायी ऊतक और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। अस्थायी ऊतक, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। क्या कहा जाता है? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अस्थायी ऊतक विभाज्योतक ऊतक से बनते हैं एवं इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। हम लोग पहले भी पूछे विभाज्य ऊतक में क्या होता है कि विभाजन की क्षमता उसमें बनी रहती है, उनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती हैं, फॉर्मेशन होता है ना, उनमें नई नई जो कोशिकाओं को फॉर्मेशन, तो विभाजन के द्वारा फॉर्मेशन होता है, नए ऊतकों का निर्माण होता है, जिसके कारण उसमें वृद्धि निरंतर कायम होती है। इसमें क्या होता है कि एक समय के बाद इनमें वृद्धि रुक जाती है, समाप्त हो जाती है और ये परमानेंट स्थिर हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम परमानेंट टिश्यू या अस्थायी ऊतक पड़ा है ना। अस्थायी, इसकी विशेषताएं क्या है, क्या इसमें प्रॉपर्टीज है, इनको कैसे जानेंगे? तो पहला है अस्थायी ऊतकों का एक निश्चित आकार होता है, ये फिक्स इनका शेप एंड साइज होता है। इनकी कोशिकाएं जीवित या मृत हो सकती हैं, जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है। ये हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रकार में कि किन की कोशिकाएं जीवित है और किन की कोशिकाएं मृत हैं। कोशिका का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इनकी कोशिकाएं लगभग, जैसे हमने पहले पढ़े हैं विभाज्य कोशिकाओं, उनसे लगभग बड़ा होता है। कोशिका भित्ति पतली या मोटी हो सकती है। इसमें राजधानी युक्त कोशिका द्रव्य होता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। अस्थायी ऊतकों को मुख्यतः दो भागों में, सरल एवं जटिल ऊतकों में विभाजित किया जाता है। दो भाग है, एक सरल ऊतक है जिसको सिंपल टिश्यू कहेंगे हम लोग, और दूसरा क्या है? जटिल ऊतक, जिसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जानेंगे। अब आगे पढ़ें। देखें, सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक, ये वे ऊतक हैं जो एक समान कार्य करते हैं, समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होने उद्भव एवं समान कार्य करने के कारण ये सरल ऊतक कहलाते हैं। इसमें निम्न प्रकार होते हैं, तो एक समान कार्य करते हैं, एक जैसी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, है कि नहीं? सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो एक समान के कार्य करते हैं, एक जैसी कोशिकाओं से निर्मित होती है, इसलिए इनको सरल बोला जाता है, सिंपल टिश्यू के नाम से। अब इनके भी प्रकार हैं। पहला देखो मृदु ऊतक, है ना, इसको पैरेन्काइमा के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। ये मृदु ऊतक है, ये डिजाइन मैंने बनाया हुआ है मृदु ऊतक का। देखिए यहाँ पर, यहाँ बीच बीच में गैप है इनका, और इस तरह से यदि इसका कट मारा जाए तो ऊपर वाला कट ये है, ये उससे लॉन्गिट्यूडनल, ये लंबवत लंबाई में दिखा रहे हैं। इसी चीज को हम लंबवत ऐसे दिखाएं तो इस प्रकार से दिखाई देगी, और यदि इस चीज को ऊपर से कट करके दिखा दो तो इस तरह से दिखाई देगी आपका, है ना। तो ये ऊतक प्रायः सर्वव्यापी समव्यापी जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। ये देखिए जीवित कोशिकाओं से बना होता है, या पतला एवं कोमल कोशिका भित्ति वाला सरल कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी है इसकी। ये क्या हो गया? ये कोशिकाओं भित्ति वाले सरल कोशिका से निर्मित होता है। इन कोशिकाओं के समूह में अंतर कोशीय स्थान पाया जाता है। इनमें इंटरस्टेशियल से गैप होता है, इंटरस्टेशियल साइड्स होता है, इनके बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, इनमें बीच बीच में जगहें पाई जाती हैं, है ना। जैसे यहाँ हमने दिखाया कि यहाँ देखिए गैप है, इनके बीच बीच में गैप है इनके पास, है ना। और मेन चीज इनमें क्या है कि इनकी कोशिकाओं में हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, आपको पता होगा क्लोरोफिल में बला पार्ट कि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहा जाता है इनको हिंदी में। ये क्या करते हैं? ये भोजन संश्लेषण के काम से, प्रकाश संश्लेषण के काम से में ये हेल्प करते हैं, है ना। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की अधिक संख्या में होते हैं, अतः इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, है ना। यह पौधे के, अब इसका कार्य क्या है? तो यह पौधे के संरक्षण का कार्य करता है। पहला इसका पार्ट है, ये पौधे की हिफाजत करते हैं। दूसरा, ये पत्तियों में भोजन निर्माण करता है। दूसरा कार्य पत्तियों में भोजन निर्माण, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो भोजन का निर्माण ये करेंगे। ये उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद हुआ, रेजिन हुआ, टेनिन आदि का भी संचयन करता है, ये इसको संचित करता है। चौथा ऐसे मॉस में जल वहन से मृदु ऊतक द्वारा ही होता है। मॉस में मेनली ये जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम यही ऊतक कहलाते हैं। कौन से? पैरेन्काइमा अर्थात मृदु ऊतक के द्वारा ही
होता है। अब तीसरे और चौथे की बात कर लें, मतलब दूसरे और तीसरे की बात कर लें। दूसरा है स्थूल कोण ऊतक, है ना, इसको कोलेनकाइमा कहा जाएगा। ये स्थूल कोण है। इस ऊतक की कोशिकाएं प्राय लंबी, जीवित तथा अनियमित होती हैं। उसमें नियमित था, इसमें अनियमित है। ये डिजाइन मैंने बना हुआ है, ये इसका सेक्शनल कट है और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल है, लंबवत आकर दिखाया गया। दोनों सेम है। इसके ऊपर ऊपरी सिरे को तो इस तरह से हम दिखाएंगे, है ना। इनके मध्य अंतरकोशीय स्थान कम पाया जाता है, उसमें ज्यादा था। इसमें जो था पैरेन्काइमा में अंतरकाशीय स्थान ज्यादा था, मृदु ऊतक में अंतरकाशीय स्थान ज्यादा था। इसमें जो होता है अंतरकाशीय स्थान थोड़ा कम होता है इसमें, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ दिखाया, इसके थोड़ी निकट निकट दिखाया हुआ है इसमें, है ना। तो कोशिकांगों के अंतरकोशीय स्थान से कम पाया जाता है। कोशिकाओं से के किनारों पर पैक्टिन युक्त सेल्यूलोज की एक परत पाई जाती है। ये जो पैक्टिन है, पैक्टिन एक नेचुरल फाइबर कहा जाता है इसको। पैक्टिन को कहा जाता है एक नेचुरल फाइबर। ये क्या है? एक नेचुरल प्राकृतिक घुलनशील फाइबर है। प्राकृतिक घुलनशील फाइबर है। ये क्या होता है? ये फल के छिलकों में भी पाया जाता है, जिसके कारण से जब हम फल का जेली बनाए या मुरब्बा बनाए तो उसको गाढ़ापन प्रदान करने के लिए काम में आता है, ये है कि नहीं। तो ये पैक्टिन एक पदार्थ है, ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक रेशा कहा जा सकता है इसको, एक तरह का फाइबर से, है ना। स्थान कम पाया जाता है। कोशिकाओं से के किनारों पर पैक्टिन युक्त सेल्यूलोज की एक परत पाई जाती है। पौधे में लचीलापन, है ना, कोलेनकाइमा के कारण होता है। ये जो पौधे में जो लचीलापन होता है बिना टूटे, उनमें जो उनके पत्तियों में लचीलापन है, उनमें उनके जो है तनों में लचीलापन है, ये इसी कोलेनकाइमा के कारण ही, ये अर्थात स्थूल कोण ऊतक के कारण ही होता है ना। कार्य क्या है? यह पौधों की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, मैकेनिकल से जो सपोर्ट होता है ये प्रदान करता है। देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य भी करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि मृदु ऊतक भी भोजन निर्माण का कार्य करते हैं, उसके साथ जो है स्थूल कोण ऊतक भी भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। अब लास्ट चीज स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक। नाम से ही स्पष्ट है, ये दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, है ना, मजबूती प्रदान करने वाले होंगे। देखिए, इस ऊतक की कोशिकाएं प्राय लंबी, पतली एवं लिग्निन युक्त होते हैं। लिग्निन की क्या है? ये लिग्निन एक प्राकृतिक बहुलक है ना। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दृढ़ता या मजबूती प्रदान करने का काम होता है ये लिग्निन, है ना। इसका एक लिग्निन क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है जिसका काम होता है कि दृढ़ता प्रदान करना, है ना, होती है। इनमें अंतरकोशीय कोशिका स्थान नहीं होता है, जैसे मैंने यहाँ डिजाइन करके दिखाया हुआ है, इसमें अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है। कोशिका द्रव्य की अनुपस्थिति, तो अंतरकोशीय स्थान नहीं होगा, कोशिका द्रव्य नहीं होगी, तो कोशिका द्रव्य नहीं होगा अर्थात ये जीवित नहीं होंगी, है ना। अनुपस्थित के कारण इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, ये डेड होती है। मैंने पहले भी तो शुरुआती दौर में ही पढ़े कि जो अस्थायी ऊतक होंगे इनकी कोशिकाएं जीवित भी होंगी और मृत भी होंगी। तो जीवित किनकी होंगी? तो मृदु ऊतक की कोशिकाएं जीवित होंगी, स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं जीवित होंगी, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक, इसकी कोशिकाएं मृत होंगी, है ना, इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। कार्य क्या है? ये रेशेदार पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये रेशेदार पौधों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जैसे अदर जो वो लोग भी प्रदान करते हैं तो वैसे ये भी प्रदान करता है। यह पौधों की बाहरी एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। नाम ही है दृढ़ ऊतक, दृढ़ता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है ये, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इनके बारे में, इनके और भी प्रकार हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दृढ़ ऊतक या अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़े हमने, तो अगले क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे जिनमें हम जटिल अस्थायी ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो सरल अस्थायी ऊतक था, उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इनके पढ़ा हमने कि ये 3 प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक होते हैं, स्थूल कोण ऊतक होते हैं और दृढ़ ऊतक होते हैं। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा, तीनों के गुणों के बारे में पढ़ा, और तीनों कहाँ क्या क्या उनका कार्य है इनके बारे में भी हमने पढ़ा। अगली क्लास में हम जो है दृढ़ ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ठीक है।